की दीवार का अपना ही एक व्यक्तित्व था। जगह जगह उस पर कीलों और चाकुओं से तरह तरह की लिपियां खोदी गई थी। शब्दों की आकृतियां कुछ ऐसी थीं जैसे दीवार मुस्कुरा रही हो और कहीं लगता था मुंह बिचका रही हो। पिछले कई वर्षों में जो जो किराएदार उस घर में आके रहे थे, उनमें से कई एक अपने अस्तित्व का लेखा जोखा उस दीवार पर छोड़ गए थे। दीवार के कोने में गहरे फारसी अक्षरों में खुदाई की गई थी, शेरी मुमताज उर्फ मुमताज महल। उसके सामने के कोने में जैसे सांप्रदायिक हिसाब किताब बराबर करने के लिए किसी ने बहुत बाद में देवनागरी अक्षरों में अपना नाम खोद दिया था, दम्मू अर्थात दमयंती। दीवार के बीचों बीच किसी ने 1.5 फुट रकबा घेर कर अपना नाम जोड़ दिया था, बिल्लू। उसके नीचे किसी ने तिरछे अक्षरों में जोड़ दिया था, ब्लू ब्लैक। एक जगह फारसी में लिखा था, मैं अपनी रूह यहीं छोड़े जा रही हूं, शेरी मुमताज, 13 अगस्त 1947। उसके ठीक 1.5 महीना बाद 30 सितंबर 47 को किसी ने उसके नीचे अपनी स्वीकृति लिख दी थी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दरवाजे के चौखट के पास किसी ने बहुत जल्दी में जैसे चलते चलते लिखा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके नीचे टिप्पणी की गई थी, मेरी जान आप नर हैं या मादा। और भी कई तरह की लिपियां थी, तरह तरह के अर्थ निकल सकते थे। जाने कब कब किस किस ने किस किस उद्देश्य से वह आकृतियां बनाई थी। एक ऊद बिलाव की आंख थी जो सारी दीवार पर अपनी मनहूस छाया डाले हुई थी। एक गहरा जख्म था जो दीवार को छीलने के असफल प्रयास से वहां बन गया था। सत्य को न जाने क्यों उस दीवार से चिढ़ हो रही थी। दीवार की एक एक लकीर में उसे कुछ रहस्य दिखाई देने लगता था। उसका मन होता था कि किसी तरह वे सब लिपियां मिट जाएं और वो दीवार फिर से कोरी हो जाए। कम से कम उस मनहूस आंख को तो वो वहां से जरूर हटा देना चाहता था, जो उसे लगातार अपनी तरफ घूरते हुए लगती थी। जाने किसकी आंख थी और वो वहां क्यों बनाई गई थी। वो चारपाई से उठकर खिड़की के पास चला आया। नीचे गली में कोई हलचल नहीं थी। सामने टूटी हुई नाली का पानी गली में गिर रहा था। पास ही कूड़े का ढेर था जो चमगादड़ की तरह अपनी जगह से चिपटा हुआ था। जीने पर पैरों की आहट ने उसका ध्यान गली से हटा दिया। कुछ शर्व आवाज थोड़े फासले पर रुकी रही, फिर पास आ गई। चाय ले लीजिए। उसने घूम कर देखा कि राजू चाय की प्याली लिए खड़ी है। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं और चेहरे पर स्याह झाइयां सी पड़ गई हैं। सत्ते पल भर उसे देखता रहा और फिर बोला, तुझसे किसने चाय लाने को कहा है? बीजी ने कहा कि आपकी चाय का वक्त हो गया है। वक्त हो गया है तो वो आप ही आकर चाय क्यों नहीं दे देती? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दे दूं। कहते हुए राजू ने प्याली खिड़की के पास के आले में रख दी और चुपचाप नीचे को चल दी। सुन, वो दहलीज लागने लगी तो सत्य लगभग चिल्लाकर बोला, तेरा रोना अभी बंद नहीं होगा? राजू रुक गई, उसकी गर्दन तन गई। मैं रो कहाँ रही हूं? रो नहीं रही तो तू, मैं यूं ही बक रहा हूं? मुझे तेरी आंख नजर नहीं आती? राजू दहलीज लांग कर सहसा नीचे को चल दी। सत्य गुस्से के मारे चरपाई से उठ खड़ा हुआ। सुन, मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, प्याली उठाकर ले जा। मगर राजू तब तक नीचे पहुंच चुकी थी। वो भन्नाता हुआ आले के पास पहुंचा। चाय उसने झटके से नीचे गली में फेंक दी। फिर जीने के पास जाकर उसने जोर से कहा, किसी को ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मुझे आज कुछ भी नहीं चाहिए। खामखा सब लोग दिन भर परेशान करते रहते हैं। कमरे में आकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। चारपाई पर बैठते ही दीवार की लिपियां फिर उसके सामने आ गई। वो दीवार जाने कितने साल पुरानी थी। कई जगह उसकी लकड़ी को घुन लग गया था। जब वो मकान बना था, न जाने वो दीवार तब साथ ही बनी थी या बाद में किसी किराएदार ने अपनी सुविधा के लिए लकड़ी का पार्टीशन डलवाकर उस बड़े कमरे को 2 हिस्सों में बांट लिया था। वो हिस्सा घर का फालतू सामान रखने के काम आता था। खाली बोतलें, पुराने पीपे, फटे हुए बोरे, टूटी हुई कुर्सियां, टोकरियां, दरातियां, कठौते और नीम का हम्मा। एक छोटा सा कब्रिस्तान था जहां कितनी चीजें अपने इतिहास को समेटे न जाने कितने अरसे से दफन थी, और उस हिस्से को इस हिस्से से अलग करती थी लकड़ी की वो दीवार। दम्मो अर्थात दमयंती,
यह दम्मू कौन थी? उसने अपना नाम दीवार पर क्यों लिखा था? वह उस घर में किन दिनों रहती थी? उसकी शक्ल सूरत कैसी थी? उम्र कितनी थी? अब वो कहाँ होगी? और यह बिल्लू उस घर में कब रहता था? उसे अपना नाम लिखने के लिए 1.5 फुट रकबे की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या वो अपने शरीर के डील डॉल को व्यक्त करना चाहता था? और शीरी मुमताज, उसके संबंध में इतना तो निश्चित था कि वो विभाजन से पहले उस घर में थी, विभाजन से 2 दिन पहले तक थी। क्या वह घर उसने 13 अगस्त 47 को ही छोड़ा था? और उसने यह क्यों लिखा था कि वह अपनी रूह यही छोड़े जा रही है? जाने से उसका क्या अभिप्राय था? उस घर से, उस शहर से जाना था? शीरी मुमताज और मुमताज महल, वो अपने को मुमताज महल क्यों समझती थी? क्या वो दीवार ही उसका ताजमहल थी? सत्य ने अपने घुंघराले बालों में हाथ फेर लिया। उसे लग रहा था कोई बहुत बड़ी बात उसके मन में घुमड़ रही है, जिसे यदि वह व्यक्त कर सके तो एक महान रचना का रूप ले सकती है। कितनी ही बार उसके मन में ऐसी बातें आती थीं जिनसे वह चमत्कृत हो उठता था, परंतु जिन्हें बाहर व्यक्त करने का समय ही नहीं मिलता था। यदि वह अपने मन की सब बातें लिख सकता तो आज कितना बड़ा लेखक होता। दुनिया में उसकी कितनी कद्र होती, लोगों के उसके नाम कितने कितने पत्र आते, लोग उसके हस्ताक्षर मांगते, मगर उसके मन की बात कागज पर उतरती ही नहीं थी। हर बार जो बात मन में उमड़ती हुई बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, कागज पर लिख देने से बहुत फीकी हो जाती थी। कम से कम हरीश उन लिखी हुई चीजों को पढ़कर ऐसा ही दिखलाता था जैसे उनमें कुछ भी सार ना हो। कभी कभी उसे लगता था कि हरीश ईर्ष्या के कारण ही ऐसा करता है। एक तरफ वह था जो किसी जमाने में हरीश की लिखी हुई रद्दी चीज को भी पढ़कर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था, और दूसरी तरफ हरीश के पास उसके लिए सिवाय एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के कुछ नहीं था। क्या उसको अपनी सतही सफलता का बहुत गुमान था? उसमें गहराई कहाँ थी? उस बार एक समीक्षक ने किस बुरी तरह उसके बखिए उधेड़ कर रख दिए थे। आज वह उसकी समीक्षा लिखे तो एक एक को रुई की तरह धुन कर रख दे, मगर लिखने की तो अब आदत ही छूटती जा रही है। दरअसल दिमाग काम की वजह से इतना थका रहता है कि लिखना लिखाना उससे हो ही नहीं पाता। पहले घर में शब्दकोश लेकर अंग्रेजी की कविताओं में माथापच्ची करो, फिर 3 घंटे कॉलेज में जाकर उनके अर्थ लड़कों को बताओ। अगर रोटी कमाने की फिक्र न होती और इतनी थकान न रहा करती तो वह आज प्रतिष्ठित लेखक न माना जाता। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में वह सदा सर्वप्रथम नहीं रहा था, जबकि हरीश तब अध्यापकों के ताने ही सुना करता था। अब हरीश नौकरी वोकरी नहीं करता, इसलिए लोग सोचने लगे उसमें कुछ खासियत होगी। इस देश में लिखने वाले लोग ही कितने हैं। जो 4 पंक्तियां लिख लेता है वही अपने को लेखक समझने लगता है। और देशों में इस तरह के लोगों की बात पूछी भी नहीं जाती। उसने उठकर अलमारी में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। मुंह से धुआं निकला तो उसे लगा उसकी लचक में एक विशेषता है जो वही पैदा कर सकता है। यह लचक उसके अंदर की कलात्मकता का प्रमाण है। BILL, बिल्लू उर्फ ब्लू ब्लैक। सत्य को लगा वो हरीश का वर्णन कुछ इसी तरह से करेगा। बिल्लू उर्फ ब्लू ब्लैक। उसने कठिनाई से अपनी हंसी को रोके रखा। वह नहीं चाहता था कि घर के लोग सोचें कि उसका गुस्सा उतर गया है। गुस्से की बात सोचने पर उसकी हंसी सचमुच गायब हो गई थी। उसी हरीश की वजह से तो आज उनके घर में ये स्थिति पैदा हुई थी। कितना अच्छा होता अगर उससे दोस्ती ना हुई होती। आज सुबह से ही उसका सिर थोड़ा बनाया हुआ था। नींद खुलने पर जो चाय उसे मिली वो इतनी कड़वी थी कि दिमाग का जायका ही बिगड़ गया, और जीने के नीचे जाते हुए एक पैड़ी से पैर फिसल गया, जिससे बाईं कोहनी में चोट आ गई। उसके बाद नहाकर